दोस्तों एक लड़की जिसके शादी का सिर्फ 5 दिन ही बचा था कि अचानक वो घर से कहीं गायब हो जाती है। अब उसके पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। उसके आसपास के लोगों में अब तरह तरह की बातें होने लगती है। कुछ लोगों का कहना था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये दहेज का मामला है। वहीं इस सब के बीच दोस्तों एक अफवाह बड़ी तेज़ी से भी फैल रही थी कि उस लड़की का किसी से अफेयर था और उसके साथ वो कहीं भाग गई। कुछ लोगों ने यह भी दावा कर रहा था कि उस लड़की को एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था। अब दोस्तों ये पूरा मामला पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि उसके 3 दिन बाद जो लड़की होती है वापस अपने घर चली आती है। जब उस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि अपने माँ के ऊपर दहेज का दबाव पड़ने से परेशान थी और इसीलिए वो अपने एक दोस्त के घर चली गई थी। वो लड़की अपने होने वाले पति से बातचीत करती है, उसे रोते हुए भरोसा दिलाती है, उसे कहती है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं आप ही के साथ शादी करना चाहती हूँ, आप ही के साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दोस्तों जो उसका होने वाला पति होता है वो भी उस पूरे बातें को भूल करके अब उसी लड़की से शादी करने का फैसला लेता है और आखिरकार इसके बाद दोस्तों उस दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के 1 महीना के अंदर ही वो जो दूल्हा होता है, उसका जो पति होता है, उसके साथ ऐसी भयानक घटना की अंजाम दी जाती है कि जब इस घटना की कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चली तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि पिछले कुछ दिनों से अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसी जुर्म की कहानी की चर्चा चल रही है तो वो है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के 12 दिनों के अंदर ही उसका जो पति होता है उसे हमेशा के लिए मौत का नींद सुला दी थी। दोस्तों उस कहानी में जितनी खौफनाक साजिश रची गई थी उससे भी ज़्यादा वो मामला कहीं उलझी हुई है। शिलोंग पुलिस लगातार उस मामले को सुलझाने में लगी हुई है, उस पहेली को सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये सोनम के साजिश की कहानी नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा, उससे भी कहीं बढ़कर खौफनाक कहानी है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है ये आपको भी अंदर से झकझोर के रख देगी, आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है इसी साल 2025 के शुरुआत से। दरअसल तेलंगाना के कुरनूल का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है तेजेश्वर। और दोस्तों जो तेजेश्वर होता है वो सरकारी नौकर होता है, वो जमीन यानी कि भूमि मापने का काम किया करता था। अब दोस्तों जो तेजेश्वर होता है जब उसके शादी की उम्र हो जाती है तो उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं उस लड़का तेजेश्वर के शादी के लिए उसके लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं। और फिर उसके परिवार वालों को पता चलता है कि उसी कुरनूल का रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ऐश्वर्या। उस ऐश्वर्या के परिवार वाले भी उस लड़की के शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब रिश्तेदारों और बिरादरी के मदद से जब तेजेश्वर के परिवार वाले को पता चलता है तो उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं, उस लड़की को देखते हैं। और दोस्तों जो लड़की होती है वो देखने में सुंदर होती है, इसलिए तेजेश्वर के जो घर वाले होते हैं उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। उस लड़की के जो परिवार के लोग होते हैं वो लोग भी तेजेश्वर को देखते हैं तो वो लोग भी तेजेश्वर को पसंद कर लेते हैं। और फिर दोस्तों 13 फरवरी 2025 के दिन उस दोनों के परिवार के लोग मिलकर के रिश्ता पक्का कर लेते हैं और पंडित जी को बुला करके 18 मई 2025 के दिन शादी की डेट फिक्स की जाती है। और इसके बाद दोस्तों उस दोनों का जो परिवार का लोग होते हैं
शादी की तैयारी में जुट जाती है। देखते ही देखते दोस्तों तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजरता है और 18 मई के दोस्तों शादी थी, लेकिन उस शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी कि 13 मई 2025 के दिन ही जो लड़की ऐश्वर्या होती है वो अचानक घर से कहीं गायब हो जाती है। अब उसके पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है, उसके आसपास के लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती है। कुछ लोगों का कहना था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये दहेज का मामला है। इसी बीच दोस्तों एक अफवाह बड़ी तेज़ी से फैलने लगती है कि जो लड़की है उसका किसी से चक्कर चल रहा था और वो लड़की उसके साथ कहीं भाग गई। कुछ लोगों ने यह भी दावा कर रहा था कि उस लड़की को एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था। अब दोस्तों ये पूरा मामला पुलिस के पास जाने ही वाला था कि वो लड़की उसके 3 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को लड़की घर से गायब हुई थी और 16 मई 2025 के दिन वो लड़की अपने घर पे वापस चली आती है। जब उस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि अपने माँ के ऊपर दहेज का दबाव पड़ने से परेशान थी और इसीलिए वो लड़की अपने एक दोस्त के घर चली गई थी। दोस्तों जो लड़की होती है अब अपने उस होने वाले पति से मिलती है, उससे बातचीत करती है, उसे रोते हुए ये भरोसा दिलाती है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं आप ही के साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं आप ही के साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दोस्तों लड़की जिस तरीके से रो रही थी उसका जो होने वाला पति होता है उस सारी बातों को भूल करके उसी लड़की से शादी करने का फैसला करता है। और इसके बाद दोस्तों अब उस दोनों का जो परिवार वाले होते हैं थोड़े बहुत संकोच के बाद उस दोनों का 18 तारीख को बड़े ही धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की जाती है। दोस्तों उस दोनों की शादी तो हो जाती है लेकिन असली खेल इस शादी के बाद शुरू होने वाली थी। दरअसल दोस्तों शादी के बाद जो लड़की होती है अपने ससुराल चली जाती है और शादी के अगले ही दिन से जो लड़की होती है उसके व्यवहार में एक अजीब सी परिवर्तन होता है। दोस्तों जो लड़की होती है वो एकदम से उसका जो पति होता है उससे कटी कटी सी रहने लगती है, वो ज़्यादातर फ़ोन पे ही बिजी रहने लगती है। अब जो उसका पति होता है तेजेश्वर वो इस बात को नोटिस करता है जो उसकी पत्नी है उसके साथ तो समय नहीं देती है, ज़्यादातर वो फ़ोन पे ही बिजी रहती है, अपने पति को इग्नोर कर रही है। अब जो कहीं ना कहीं जो तेजेश्वर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और इसके बाद दोस्तों जब उससे रहा नहीं जाता है अपने उस पत्नी को इस अजीब सी बदलाव देख करके अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। वो अपने घर वाले को कहता है कि उसकी जो पत्नी है उससे अच्छे से बातचीत नहीं करती है, हमेशा उसे कटी कटी ही रह रही है और ज़्यादातर वो फ़ोन पे ही कहीं बिजी रहती है। उसका जो परिवार के लोग होते हैं अब तेजेश्वर को समझाते हैं कि नई नई अभी शादी हुई है, नई नई दुल्हन है, तो तुम्हें समझने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो तेजेश्वर होता है वो चुप हो जाता है लेकिन अंदर ही अंदर अपने पत्नी को जिस तरीके से बदलते हुए स्वभाव को देखा था, जिस तरीके से वो फ़ोन से बिजी रहती थी, कहीं ना कहीं अंदर से वो अब टूटने लगा था। इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजरता है, अभी 1 महीने हुआ भी नहीं था। 18 मई 2025 को उसकी शादी हुई थी और फिर 17 जून 2025 के दिन जो तेजेश्वर होता है वो घर से बाहर तो निकलता है लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आता है। अब जो उसके घर परिवार का लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, उसके घर परिवार का लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं कि आखिर जो तेजेश्वर है वो गया तो कहाँ गया। जहाँ तहाँ दोस्तों जैसे तैसे उस तेजेश्वर के बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जब उसके घर परिवार के लोगों को उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं चलता है तो ठीक उसके अगले दिन यानी कि 18 जून 2025 के दिन तेजेश्वर के जो घर परिवार का लोग होते हैं वो थाने में चले जाते हैं और थाने में दोस्तों उस तेजेश्वर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले को दोस्तों पूरी कहानी सुनाते हैं।
और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला का छानबीन करना शुरू करते हैं। आसपास का जो थाना होता है उस थाने में पता लगाने का कोशिश करते हैं और फिर दोस्तों पुलिस वाले को पता चलता है कि दरअसल उस कुरनूल से तकरीबन 40 किलोमीटर के दूरी पे 17 जून 2025 के दिन ही एक व्यक्ति का लवारिस लाश मिला था। और जैसे ही दोस्तों पुलिस वाले को पता चलता है, अब जो पुलिस वाले होते हैं तुरंत ही उस कुरनूल से तकरीबन 40 किलोमीटर के दूरी पे जो जगह होता है उस जगह पे पहुंचते हैं और वहां दोस्तों जब उसके बॉडी को देखते हैं तो उस बॉडी को हुलिया देखकर और जिस तरीके का कपड़ा पहना था जैसा रिपोर्ट में दर्ज की गई थी उस तेजेश्वर जो होता है उस तेजेश्वर से बहुत हद तक मिल रहा था। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें लगता है कि कहीं हो न हो कि ये तेजेश्वर ही हो और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस तेजेश्वर के घर वाले को वहाँ बुलवाते हैं और जैसे ही उसके घर परिवार का लोग होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और जब उस बॉडी को देखते हैं तो उस बॉडी को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। दरअसल दोस्तों जो बॉडी होता है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी तेजेश्वर का होता है जो 17 जून 2025 के दिन गायब हो गया था। अब दोस्तों अभी तक जो मामला सिर्फ मामूली सी गुमशुदगी का था, अब दोस्तों ये पूरा मामला मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से छानबीन करने लगते हैं। पुलिस वाले दोस्तों वो जो तेजेश्वर होता है उसका कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, लेकिन उसके कॉल डिटेल्स दोस्तों पुलिस वाले को कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उसके घर परिवार के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। उसके घर परिवार के लोगों से पूछते हैं कि तेजेश्वर के किसी से कोई दुश्मनी रही हो या कोई इस तरीके की बात रही हो तो आप बताइए। उसके घर परिवार का लोग कहता है कि जो तेजेश्वर था उसकी ज़मीन का काम करता था तो कुछ लोगों से नोक झोंक तो होती ही रहती थी, लेकिन ऐसा किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी जो इस तरीके की घटना का अंजाम भी दे सकता है। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तेजेश्वर के साथ इस तरीके की घटना का अंजाम कौन दे सकता है। अब पुलिस वाले के दोस्तों दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने शादी के 12 दिन के अंदर ही अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के नींद सुला दी थी, वो घटना दोस्तों पूरे देश में हर किसी के जुबान पे था, हर किसी को पता थी, पुलिस वाले को भी ये खबर पता थी। तो पुलिस वाले को लगता है कहीं हो न हो कि ये मामला भी उस सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जैसा हो। अब इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं तेजेश्वर के परिवार से पूछताछ करते हैं कि उसकी जो बहू है यानी तेजेश्वर की जो दुल्हन है उसका कैसा व्यवहार था। तो फिर उसके घर परिवार का लोग कहते हैं कि साहब शक तो मुझे भी उस पे है, क्योंकि जो मेरा बेटा था जो तेजेश्वर था वो बार बार कहता था कि उसकी जो पत्नी है वो नई नवेली जो दुल्हन है अक्सर उससे दूर दूर रहा करती है, वो फ़ोन पे किसी के साथ हमेशा बिजी रहती है, मेरे बेटा से वो हमेशा करती रहती थी। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस नई नवेली दुल्हन का यानी कि तेजेश्वर की जो पत्नी होती है ऐश्वर्या उसका कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। और फिर दोस्तों उस कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि शादी के बाद दोस्तों जो ऐश्वर्या होती है किसी नंबर पे तकरीबन 2000 से भी अधिक बार कॉल की थी और उस कॉल पे काफ़ी लंबा लंबा समय तक बात करती थी। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उनका जो शक था वो अब यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। अब पुलिस वाले दोस्तों वो जो नई नवेली दुल्हन होती है जो
ऐश्वर्या होती है उसे थाने में बुलाते हैं, उससे लंबी पूछताछ चलती है और जब पूछताछ खत्म होती है इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले की टीम होती है वो सीधा वो जो ऐश्वर्या के घर पे पहुंचते हैं और ऐश्वर्या की जो माँ होती है सुजाता उसे उठाकर थाने में लेकर आते हैं। और उसके कुछ देर के बाद दोस्तों अब पुलिस वाले खुलासा करते हैं कि तेजस्वर के कत्ल के जुर्म में उसकी नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या और उसके दुल्हन की जो माँ है सुजाता उस दोनों को गिरफ्तार की गई है। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जो सुजाता थी यानी कि जो ऐश्वर्या की माँ थी उसका काफ़ी लंबे समय से एक बैंक कर्मचारी के साथ अफेयर चल रहा था। दोस्तों जो सुजाता थी उस बैंक कर्मचारी से प्यार करती थी और धीरे धीरे अब सुजाता की जो बेटी थी यानी जो नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या थी वो ऐश्वर्या भी उस बैंक कर्मचारी के टच में आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब जो दोनों माँ बेटी होती है एक ही व्यक्ति से यानी कि जो बैंक कर्मचारी होता है उसी से प्यार करने लगती है। कुछ दिन बाद दोस्तों उस दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि दोनों माँ बेटी एक ही व्यक्ति से प्यार करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों माँ बेटी कंप्रोमाइज करती है और उस बैंक कर्मचारी के साथ बातचीत करती रहती है और बिना रोक टोक करके दोनों माँ बेटी उसके साथ ऐश मौज किया करती थी, उसके साथ अवैध संबंध बनाया करती थी। और फिर दोस्तों अब जो उसके समाज का लोग होते हैं उसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जब सुजाता की बेटी जो ऐश्वर्या होती है उसकी शादी की उम्र हो जाती है और उसके रिश्तेदार वगैरह जब शादी के लिए कहते हैं तो उस दबाव में आकर के अब जो ऐश्वर्या की माँ सुजाता होती है वो सोचती है कि अपने बेटी ऐश्वर्या की शादी कर देनी चाहिए। वो सोचती है कि जो बैंक कर्मचारी है उससे तो शादी हो नहीं सकती है क्योंकि इसके बाद वो उसका दामाद बन जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और फिर दोस्तों एक रिश्ते का तलाश करती है, वो सोचती है कि उससे शादी वादी करवा देंगे और पहले की तरह ही जैसे चल रहा था उसी तरीके से हम दोनों माँ बेटी उस बैंक कर्मचारी के साथ सब कुछ करते रहेंगे, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। और फिर यही सोच करके जो सुजाता होती है वो रिश्ता देखना शुरू कर देती है और आखिरकार दोस्तों वो लड़का मिलता है और लड़का जो तेजस्वर होता है उससे उसकी शादी फिक्स करवा दी जाती है। और इसके बाद दोस्तों जब शादी का समय करीब आता है, शादी का तकरीबन 5 दिन ही बचा हुआ था, तो इसके बाद दोस्तों अब जो ऐश्वर्या होती है वो घर से भाग जाती है और उस बैंक कर्मचारी के पास पहुंचती है। उस बैंक कर्मचारी को कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों जो बैंक कर्मचारी होता है उसे शादी के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तेजस्वर बहुत अच्छा लड़का है, वो पैसा वाला भी है, पढ़ा लिखा भी है, तुम उससे शादी कर लो और इसके बाद हम किसी भी तरीके से उसे कत्ल कर देंगे, उसे रास्ते से हटा देंगे, तुम विधवा बन जाओगी और इसके बाद जो उसका प्रॉपर्टी है उस पर तुम्हारा हक हो जाएगा, उसका संपत्ति तुम्हारा हो जाएगा और इसके बाद हम तुम और तुम्हारी जो माँ है तीनों मिलकर उस संपत्ति से ऐश करेंगे। ये बात दोस्तों जो ऐश्वर्या होती है उससे भी बहुत अच्छा लगता है और ऐश्वर्या दोस्तों ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। और यही इसके बाद दोस्तों वो 16 तारीख को वापस अपने घर आती है, उस लड़का से बातचीत करके रोते हुए उसे भरोसा दिला करके उसे शादी तो कर लेती है। लेकिन शादी के बाद दोस्तों जब अपने ससुराल पहुँचती है और वहाँ उसका जो नए वाला पति था तेजस्वर उसमें उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। दोस्तों हर हाल में जो बैंक कर्मचारी था उसी के साथ रहना चाहती थी। वो शादी के बाद भी उस बैंक कर्मचारी से बातचीत किया करती थी और उसका जो पति तेजस्वर था उससे दूर दूर रहा करती थी। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन तो किसी तरीके से वो झेल लेती है, लेकिन जब ऐश्वर्या को वहाँ रहा नहीं जा रहा था तो अब जो
ऐश्वर्या होती है वो अपने माँ सुजाता से बातचीत करती है। वो सुजाता को कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। और इसके बाद दोस्तों अब जो सुजाता होती है उस बैंक कर्मचारी से बातचीत करती है और फिर दोस्तों वो तीनों मिल करके एक खौफनाक साजिश रचते हैं और उस साजिश के तहत जो बैंक कर्मचारी होता है अब एक सुपारी किलर से बातचीत करता है। और फिर दोस्तों 17 जून 2025 के दिन जो बैंक कर्मचारी होता है उस ऐश्वर्या के पति यानी कि जो तेजस्वर होता है उसे फोन करता है और उसे कहता है कि 10 एकड़ जमीन को सर्वे करना है और उस जमीन के सर्वे करने के बहाना से ऐश्वर्या का जो पति होता है तेजस्वर उसे बुला लिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो बैंक कर्मचारी होता है उस सुपारी किलर के साथ अपना एक ड्राइवर को भी भेजा था और फिर दोस्तों वो जो तेजस्वर होता है उसे गाड़ी में बैठा लेता है और इसके बाद दोस्तों एक सुनसान जगह पर ले जाकर के उसी गाड़ी में जो सुपारी किलर होता है चाकू से उस पर हमला करने लगता है। वो जब तक उस पर वार करता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए, जब तक कि जो तेजस्वर था इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। और जब उसे लगता है कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, इसके बाद दोस्तों उस कुरनूल से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह देख करके उसके बॉडी को फेंक देते हैं। वहीं पे दोस्तों जब कुछ लोगों को बॉडी मिलती है तो इसकी खबर लोकल पुलिस को दी जाती है और पुलिस वाले दोस्तों उसका जो बॉडी होता है उसे मोर्चोरी हाउस में रखवा देते हैं। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले उस दोनों माँ बेटी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो बैंक कर्मचारी होता है और जो सुपारी किलर होता है वो लोग कहीं फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले दोस्तों उस बैंक कर्मचारी और जो सुपारी किलर था उस सभी के तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे पत्नी के लिए, ऐसे ऐसे सास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।